हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये हमारे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट लेक्चर वीडियो होने वाला है और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये दो वैज्ञानिकों ने मिल के दिया था। एक थे जी.एच. हार्डी, ये मैथमेटिशियन थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे, और दूसरे थे विल्हेम वाइनबर्ग, ये जो है डॉक्टर थे, गायनिकोलॉजिस्ट थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में आप लोग को जो अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हम लोग जो है टॉपिक पे बढ़ते हैं, इस प्रिंसिपल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है, हम लोग जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं तो वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक डिफरेंसेस को पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये पूरा पॉपुलेशन बेस्ड है। जेनेटिक डिफरेंसेस और जेनेटिक वेरिएशंस का पॉपुलेशन पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज लिविंग इन ए जोग्राफिकल एरिया विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी जोग्राफिकल एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो होते हैं, जो लिव करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम और साथ में इंटरब्रीड करते हैं, क्योंकि स्पेसीज है तो इंटरब्रीड करेगा, साथ में ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा। तो किसी भी जोग्राफिकल एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो होंगे उसी को हम लोग जो है पॉपुलेशन कहेंगे। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है और पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जान लिया। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल से पहले कुछ जो है टर्म है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इन टर्म का यूज़ होता है इस प्रिंसिपल के अंदर, तो उसे पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रिंसिपल के जो स्टेटमेंट है उस पर बढ़ते हैं। एक टर्म है जीन पूल और दूसरा टर्म है एलील फ्रीक्वेंसी। दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रिंसिपल को समझने के लिए। अगर ये सही से समझ में नहीं आया तो प्रिंसिपल भी सही से समझ में नहीं आएगा। तो जीन पूल क्या होता है और एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पूरा फॉलो अप करूँगा और आप समझते चलिएगा कि क्या है और कैसे है। ठीक है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि मान लीजिए कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म है, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म है, इसके अंदर हम लोग एक किसी कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करते हैं। कोई भी कैरेक्टर ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया हेयर कलर। हेयर कलर मैंने एक कैरेक्टर चूज़ कर लिया। अब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म है तो इसके क्रोमोसोम्स होंगे। ये रहा इसका क्रोमोसोम, मान लो ये इसका क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम है। अब इस ये जो हमने कैरेक्टर चूज़ किया है हेयर कलर, इसका जीन इस क्रोमोसोम पे कहीं पर होगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर इसका जो है कहीं पे जीन होगा। इस जीन के दो कॉपी होंगे, किसी भी जीन के दो कॉपी होंगे, एक इस क्रोमोसोम पे होगा, एक इस क्रोमोसोम पे होगा। तो मान लो इस जीन की ये दो कॉपी हैं। अब ये जो हेयर कलर का जीन है ये जिस लोकेशन पे पाया जाएगा उसे हम लोग लोकस कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक लोकस है। अगर हम लोग प्लूरल बोलेंगे तो लोकाई बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या है? लोकस है। अब इस हेयर कलर का जो है हम लोग दो ट्रेड मान लेते हैं। कोई भी दो ट्रेड मान लो एक हमने मान लिया ब्लैक हेयर और दूसरा हम लोगों ने मान लिया वाइट हेयर। और इन दोनों के लिए एलील भी देख लेते हैं। कैपिटल बी जो है हम लोग ब्लैक हेयर के लिए डिनोट करेंगे और वाइट हेयर के लिए स्मॉल बी डिनोट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब ये जो लोकाई है इस हेयर कलर के जीन के लिए, ये जो लोकाई यहाँ पर जो है कौन सा एलील होगा, इस बेसिस पे जीनोटाइप भी हमारे डिसाइड हो जाएंगे। मान लो अगर ये ब्लैक हेयर का जो एलील है कैपिटल बी, वो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, तो हम लोग को एक जीनोटाइप मिल जाएगा, दैट इज़ कैपिटल बी। समझ में आया? ऐसे ही अगर मान लो इस वाले लोकाई पे कैपिटल बी हो, यहाँ पे स्मॉल बी हो, तो हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अपोजिट कर दो, यहाँ पे स्मॉल बी हो, यहाँ पे कैपिटल बी हो, तो भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में अगर इस वाले लोकाई पे स्मॉल बी हो, यहाँ पर भी स्मॉल बी हो, तो हम लोग को मिल जाएगा स्मॉल बी। और ये इस कैरेक्टर के लिए, ये जो हेयर कलर का कैरेक्टर है, इसके लिए हमें 3 जीनोटाइप मिल जाएंगे। अब इन तीनों जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, ये डिपेंड करता है इन दोनों ट्रेड में से डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है। मान लो ब्लैक हेयर का जो ट्रेड है वो हमारा डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है। अगर ये डोमिनेंट होगा तो ये हो जाएगा ब्लैक हेयर, ये तो होगा ही ब्लैक हेयर, और ये भी हो जाएगा ब्लैक हेयर।
और ये हो जाएगा हमारा वाइट हेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो ये कैरेक्टर देखा है हेयर कलर का कैरेक्टर और इसके जो वेरिएशन देखे हैं जीनोटाइप का, इसको हम लोग एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करेंगे। कोई भी एक पॉपुलेशन ले लेते हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उस पॉपुलेशन में उनके अंदर इस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर 5 लोग हैं, टोटल 5 पीपल हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाइड होता है। हमने समझने के लिए 5 लोगों को ले लिया, छोटी पॉपुलेशन ले लिए। इन 5 लोगों में जो हम लोगों ने हेयर कलर का कैरेक्टर देखा था, उस हेयर कलर के कैरेक्टर को मान लो पहला जो पर्सन है वो ब्लैक हेयर है, BS से लिख दे रहे हैं, दूसरा भी ब्लैक हेयर, तीसरा, चौथा और 5वां पर्सन जो है वो वाइट हेयर है। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं उनके हमने फिनोटाइप ले लिए। बट हमें फिनोटाइप नहीं चाहिए, हमें चाहिए जीनोटाइप, तभी तो हम बता सकेंगे कि हाँ वेरिएशंस क्या हैं। जीन लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से फिनोटाइप क्या होता है हम लोग सामने से देख के बताते हैं। तो हमें जीनोटाइप जानना है। वाइट हेयर के लिए तो हम लोग प्रीटी श्योर होंगे कि ये जो है स्मॉल बी होगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न है क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड में ये आएगा। अब ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने मान लिया कि पहला वाला जो पर्सन है वो कैपिटल बी है, दूसरा वाला भी कैपिटल बी है, तीसरा पर्सन कैपिटल बी स्मॉल बी है, चौथा पर्सन कैपिटल बी स्मॉल बी है और 5वां पर्सन तो स्मॉल बी होगा। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल थे उनका जीनोटाइप हमने पता कर लिया। किस कैरेक्टर के लिए, हेयर कलर के कैरेक्टर के लिए। हेयर कलर के कैरेक्टर के लिए ये हमारा जीनोटाइप आ गया। अब मान लो ये जो जीन्स हैं ये मिक्सड अप हो जाए, ये किसी इंडिविजुअल के जीन ना रहे बल्कि एक पूरी पॉपुलेशन के अंदर ये जीन, ठीक है। तो एक हम लोगों ने देखा कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे उनकी जो इंडिविजुअल जीन थे वो ये थे, या इंडिविजुअल जीनोटाइप था वो ये था। अब हम लोग एक पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पूरी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन है, टोटल नंबर ऑफ जीन है विथ देयर एलील्स, टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, ये हमारी जो पॉपुलेशन थी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है इसी को हम लोग कहेंगे जीन पूल। इसी को हम लोग कहेंगे जीन पूल। समझ में आया जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन विथ देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। समझ में आ गया? ऐसे समझाने का मकसद क्या था? इस तरीके से समझाने का मकसद क्या था? हमारा मेन जो मोटो था इस तरीके से समझाने का वो था एलील फ्रीक्वेंसी। आपको एलील फ्रीक्वेंसी अब आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये इजीली समझ लिया होगा तो, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक जो हमने बोला था दैट इज़ एलील फ्रीक्वेंसी, इसको समझते हैं। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर या किसी भी जीन पूल के अंदर, ये एक जीन पूल है, किसी भी जीन पूल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलील, चाहे वो कैपिटल भी हो चाहे वो स्मॉल भी हो, की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील इन अ जीन पूल। मान लो कैपिटल बी के लिए मुझे एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी है कैपिटल बी, तो इसकी टोटल संख्या इस जीन पूल में कितनी है? 6 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। इस जीन पूल में कितने एलील्स हैं? 10 डिवाइडेड बाय 10 0.6। यही कहलाता है कैपिटल बी की एलील फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हम लोग स्मॉल बी की भी निकाल सकते हैं। कैपिटल बी की निकाल लिया, अब स्मॉल बी की निकालते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 4 और डिवाइडेड बाय एलील कितने हैं? 10, आ जाएगा 0.4। एलील फ्रीक्वेंसी समझ में आया? किसी भी जीन पूल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलील की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील इन दैट जीन पूल इज कॉल्ड एलील फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? अच्छा, अब मान लो ये जो कैपिटल बी की एलील फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने डिनोट कर दिया पी से, और जो स्मॉल बी की एलील फ्रीक्वेंसी इसको मैंने डिनोट कर दिया क्यू से। तो मैं कह सकता हूँ कि P प्लस क्यू दैट इज 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। यही चीज़ जो है आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सम टोटल ऑफ
ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज 1। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इन 1। इस पॉपुलेशन के अंदर दो एलील फ्रीक्वेंसी है, एक कैपिटल बी की और एक स्मॉल बी की, और इन दोनों ही एलील फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे 1 आ जा रहा है। देखो स्टेटमेंट समझ में आ गया एनसीईआरटी का। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और दो एनसीईआरटी में जो आगे की बातें लिखी हुई हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते, उसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया था, इस जीन पूल से किसी एक इंडिविजुअल एलील को उठाया था, चाहे मैंने कैपिटल बी को निकाला था या चाहे स्मॉल बी को निकाला था, यही तो किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जीन पूल से मैं एक बार में दो एलील ले रहा हूँ। एक बार में मान लो कैपिटल बी ले लिया और दूसरी बार में कोई और एलील ले लिया। तो पहली बार में मैंने कैपिटल बी ले लिया, फिर दोबारा मैंने कैपिटल बी ले लिया। तो अब जब मैं दो एलील एक बार में इस जीन पूल से निकाल रहा हूँ तो ये एक जीनोटाइप बन जा रहा है कि नहीं। तो ये कैपिटल बी मैंने ले लिया, ऐसे ही मैं कैपिटल बी स्मॉल बी ले सकता हूँ, या पहले स्मॉल बी ले रहा हूँ फिर बाद में कैपिटल बी ले रहा हूँ। अब दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे तो दोनों पे जो जीन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इस लोकस पे कैपिटल बी और इस पे स्मॉल बी, वो अपोजिट कर दो, स्मॉल बी कैपिटल बी, दोनों डिफरेंट है। ऐसे ही पहले मैंने स्मॉल बी ले लिया, बाद में भी स्मॉल बी ले लिया। समझ में आया। अगर मैं इस जीन पूल से दो एलील एक साथ ले लूँ तो इनकी एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कैपिटल बी के लिए हमने एलील फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया था, पी से डिनोट किया था। तो एक के लिए पी, दूसरे के लिए भी पी, तो हम इसको कह सकते हैं पी स्क्वायर। इसके लिए कैपिटल बी के लिए पी और इसके लिए क्यू, तो हम लोग सकते हैं पी क्यू। इसके लिए भी क्यू या पी, या बाद में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी क्यू और क्यू, दूसरे के लिए भी तो क्यू स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले एक की निकालते हैं। कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, टोटल नंबर ऑफ संख्या 6 और डिवाइडेड बाय टोटल एलील्स 10। दूसरे वाले कैपिटल बी के लिए भी टोटल नंबर संख्या 6 और डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। कितना हो जाएगा 36/100, दैट इज 0.36। इन दोनों के लिए निकालो, इन दोनों के लिए निकालो। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का सिमिलर ही आएगा। तो P के लिए 6/10 और Q के लिए 4/10, कितना हो जाएगा 24/100। 24/100 दैट इज 0.24। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 मरतबा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.48, ये आ गया 2PQ। ऐसे हम लोग क्यू स्क्वायर का निकाल लेते हैं। पहले वाले स्मॉल बी के लिए 4/10, दूसरे वाले स्मॉल बी के लिए भी 4/10, दैट इज 16/100, 0.16। समझ में आया। अब इस सारी एलील फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करते हैं, इस सारी एलील फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो मैंने ऐड किया पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, ऐड करो 0.36, 0.48 एंड 0.16 आ जाएगा 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई जो एनसीईआरटी में इसी तरीके से समझाई गई। अभी इसको हम और एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, और टीचर्स जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, वो भी बताएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे आता है, जब हम लोग किसी जीन पूल के अंदर दो एलील को एक साथ निकालते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो पहली इक्वेशन निकाली थी इंडिविजुअल एलील के लिए P प्लस क्यू इक्वल टू 1 वाली, ये वाली इक्वेशन निकाली थी। अगर हम लोग P प्लस क्यू का बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखें, दोनों का स्क्वायर करके बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखें, तो हमें क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा। मैथ में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो P प्लस क्यू का बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। ये चीज़ भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए हमने बता दिया। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई कैसे निकाली है।
ठीक है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस जीन पूल में जो दो एलील्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग पनेट स्क्वायर पर रखते हैं। समझना, कैपिटल बी की जो एलील फ्रीक्वेंसी थी वो पी थी और स्मॉल बी की जो थी वो क्या थी, क्यू थी। ठीक है, हम लोग पनेट स्क्वायर पर रखते हैं इस तरीके से, इधर भी पी क्यू, इधर भी पी क्यू। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर, ऐसे ही क्यू 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 स्क्वायर, यहाँ पे पी एंड क्यू दैट इज पी क्यू, और यहाँ पर भी पी एंड क्यू पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया था? तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से भी समझ सकते हो, वहाँ से भी समझ सकते हो। ज़्यादा बेटर होगा पहले वाला समझो, क्योंकि उसमें जो है आपको एलील फ्रीक्वेंसी निकालना भी इजीली समझ में आ जाएगा। एलील फ्रीक्वेंसी और जीन पूल आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, समझते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, और ये दोनों चीज़ों में हमने इतना टाइम क्यों दिया ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा हार्डी-विनबर्ग को लेकर। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है? इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि मान लो इन ए पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी remain constant, then population is non-evolving। समझना कायदे से, इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन में भी जो एलील फ्रीक्वेंसी थी वही दूसरे जनरेशन में भी एलील फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो उस पॉपुलेशन को हम लोग कहेंगे नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। नॉन इवॉल्विंग का मतलब उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, यही है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब देखो हमने इतना ज़्यादा डिटेल क्यों पढ़ा था, यहाँ पे शब्द आया था एलील फ्रीक्वेंसी। अगर आप एलील फ्रीक्वेंसी नहीं जानते तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि नहीं। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर हमने एलील फ्रीक्वेंसी देखी, अगर वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, वो जो है पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही, उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा। अब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जब मैंने स्टेटमेंट लिखा था तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी थी जिस पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, दैट इज़ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के, तब वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ भी मैं करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी यहाँ पर रफली समझ लो, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप, जैसे मान लो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये कोई पॉपुलेशन है जिसके अंदर ये जो है हमारी ढेर सारी जीनोटाइप है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप की संख्या, किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा हूं मैं, समझना इसको ध्यान से। किसी भी जीनोटाइप की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो मैं कैपिटल बी और स्मॉल बी की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है, और डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल कितने हैं, 6 हैं, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 0.5। ये है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। मैंने ये क्यों बताया उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। उस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कुछ फैक्टर्स डिस्टर्ब भी तो कर सकते हैं। कोई भी पॉपुलेशन की हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो टोटल 5 फैक्टर हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट,
तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और चौथा है नेचुरल सिलेक्शन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जीन माइग्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल करके दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएं, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, इस पॉपुलेशन में लोग कम हो गए, लोग कम होंगे तो जीन के जो संख्या होगी या जीन फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम हो जाएगी। और जो नई वाली पॉपुलेशन में ये लोग जाएंगे, जिस नई पॉपुलेशन में लोग जाएंगे वहाँ पर पे ये लोग जा करके ऐड हो जाएंगे, तो जीन्स ऐड हो जाएंगी वहाँ पे जा करके। तो क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जीन माइग्रेशन क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से लोग उठ करके दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएं। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन को ही जीन फ्लो कहते हैं। अगर मान लीजिए जीन माइग्रेशन कई बार हो, मतलब एक बार सिर्फ ना हो बल्कि कई बार एक ही पॉपुलेशन से लोग निकल के चले जाएं, तो उसी को हम लोग कहेंगे जीन फ्लो। कई बार हो तो फ्लो कह सकते हैं। दूसरा जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जीन माइग्रेशन जब जो है बाई चांस हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोगों ने जो है जेनेटिक्स में पढ़ रखा होगा। सडन चेंज हो जाए अगर किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन होगा तो चेंजेस आएंगे, नई जनरेशन में चेंजेस आएंगे, नई जनरेशन में नए कैरेक्टर दिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब हम लोग को गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है तो वेरिएशंस आते हैं। तो एक जो पुरानी जनरेशन थी उसमें अगर हम लोग गैमेटोजेनेसिस के समय जो है रिकॉम्बिनेशन देखेंगे तो नई जनरेशन में नए वेरिएशंस आएंगे, नए चेंजेस आएंगे। तो जीन जो फ्रीक्वेंसी है या एलील फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी, और जब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज़ जो है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप का या किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले लोगों का नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, नेचर अडॉप्ट उन्हें कर ले, वो जो है नेचुरली फिट हो जाए, नेचुरली फिट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा लोगों को रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, वो उस अब पॉपुलेशन को ज़्यादा तेज़ी से कैप्चर करेंगे। और जो पुरानी पॉपुलेशन थी जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था डिफरेंट जीनोटाइप का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एक जो है पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले लोग जो है आगे जो है नेचुरली सिलेक्ट होकर के आगे बढ़ जाएंगे और उस पॉपुलेशन को कैप्चर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करने से रोकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। क्वेश्चन है 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनेबल टू टेस्ट अगेंस्ट अ केमिकल, दीज नॉन टेस्टर आर रेसेसिव। एक चीज़ हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो नॉन टेस्टर्स हैं वो रेसेसिव हैं फॉर दिस टेस्टिंग जीन। और इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर टेस्टर्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हेटेरोजाइगस फॉर दिस ट्रेड। ठीक है, आप लोग जो है अगर क्वेश्चन नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है वो उस चीज़ को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 16% जो है वो नॉन टेस्टर्स हैं और नॉन टेस्टर्स रेसेसिव हैं। तो रेसेसिव लोगों की बात की जा रही है। रेसेसिव क्या है? Q², ठीक है, और Q² इक्वल टू इन्होंने दिया है 16%। इसको हम लोग जो परसेंटेज हटा करके लगा सकते हैं तो आ जाएगा 0.16। ये चीज़ हमें दी गई है। और पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर टेस्टर, कि इस पॉपुलेशन में कितने लोग टेस्टर हैं। ठीक है, अगर रेसेसिव वाले लोग टेस्टर नहीं हैं तो टेस्टर कौन हो सकता है? डोमिनेंट हो सकता है। अब डोमिनेंट में हेटेरोजाइगस भी होता है डोमिनेंट, और होमोजाइगस डोमिनेंट भी होता है। तो सिर्फ हमें रेसेसिव वालों को छोड़ करके कोई भी डोमिनेंट हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस वाला हो चाहे होमोजाइगस वाला हो, दोनों ही क्या होंगे? टेस्टर्स होंगे। तो 16% छोड़ करके बाकी जो होंगे वो क्या होंगे? टेस्टर्स होंगे। तो दैट इज 84%। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, समझते हैं इसको भी। हमें दिया हुआ है Q² इक्वल टू 0.16, ये दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, हमें Q और P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हो, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, Q इक्वल टू अंडर रूट 0.16 आ जाएगा 0.4, Q इक्वल टू 0.4 आया। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि हमें दूसरे वाली दैट इज रिसेसिव वाले की भी फ्रीक्वेंसी बतानी है, एलील फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये डोमिनेंट नहीं, हमने रेसेसिव की निकाली है, डोमिनेंट की पूछा है, दोनों की पूछा है। तो हमने Q की निकाली, अब हमें P की बताना है। आपको पता है P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। हमें Q दिया हुआ है, हमें P पता करना है, तो 0.4 इक्वल टू 1 प्लस Q, P इक्वल टू 0.6। ये आ गई डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही एलील्स के फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी। Q किया ये 0.4, P किया ये 0.6। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, दोनों की एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, जो हमने निकाल ली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेड। इस ट्रेड के लिए जो हेट्रोजाइगस की कंडीशन है वो कितनी है। देखो हेट्रोजाइगस क्या है, PQ, हेट्रोजाइगस PQ होता है, और हमारी जो इक्वेशन है दैट इज P² प्लस 2PQ प्लस Q² इक्वल टू 1। हमें 2PQ की वैल्यू इसने पूछ रखी है, 2PQ की वैल्यू पूछ रखी है। हमें एलील फ्रीक्वेंसी पता है दैट इज Q इक्वल टू कितना था, 0.4 और P इक्वल टू था 0.6। क्या हम लोग यहाँ 2PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू Q इक्वल टू 0.24, और 2PQ की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दैट इज 4.48। ये ऐसी को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 48%। समझ में आया, तीनों क्वेश्चन समझ में आया, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 16% लोग जो हैं वो नॉन टेस्टर्स हैं एक केमिकल के अगेंस्ट। तो बताइए कितने लोग जो होंगे वो टेस्टर होंगे। होमोजाइगस और डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी होगी या परसेंटेज कितना होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 2500 इंडिविजुअल इन अ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम 225 आर रेसेसिव, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। कह रहा है कि कोई पॉपुलेशन है जिसमें टोटल लोग हैं 2500 और Q² की वैल्यू है 225। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट लिखवाया था, तब बताया था जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, Q² की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो Q² की हम लोग जो है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 225 डिवाइडेड बाई 2500, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे 0.09। ठीक है, और Q निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, ये तो आ जाएगा 0.3। ये आ गई Q की वैल्यू। ये कह क्या रहा है कि हेट्रोजाइगस की कंडीशन की संख्या निकालिए, जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस के वाले हैं उनकी संख्या निकालनी है, दैट इज 2PQ की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, अब मान लो 2PQ की संख्या निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग Q² और P² लिख करके P² प्लस 2PQ प्लस Q² में रख दें तो भी आ जाएगा, या तो हम लोग जो है इसी से डायरेक्ट Q और P को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें PQ मिल जाएगा। दोनों तरीके हैं, या तो इक्वेशन से कर लो या तो उस तरीके से कर लो। मैं कैसे कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा कि Q मुझे मिल गया है तो P हो जाएगा इसका 0.7, क्योंकि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज़ 0.21 आ जाएगा। PQ की वैल्यू आ गई। पर मुझे क्या चाहिए, 2PQ चाहिए, तो 2PQ अगर चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, 2PQ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दैट इज़ 0.42। ये आ गई 2PQ की फ्रीक्वेंसी। मुझे क्या चाहिए, संख्या चाहिए, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 2500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.42
मल्टीप्लाई बाई 2500 कितना आ जाएगा? आई थिंक आएगा 1050। आई थिंक मल्टीप्लाई करके देख लेना करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमें संख्या मिल गई 2pq की। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। q मिल गया था, p मिल गया था, q स्क्वायर और p स्क्वायर निकाल लेते, या यहाँ पे तो q स्क्वायर था ही पहले से, p स्क्वायर निकाल लेते और यहाँ पर इसी वाली इक्वेशन में रख देते p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। वहाँ से भी निकाल सकते थे और तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये ज़्यादा इजी वे मुझे लगता है तो मैंने इससे सॉल्व कर दिया, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या आपको समझना था, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए मैंने जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो स्टेटमेंट था उसे लिखते समय आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। तो ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का लेक्चर, और ये था हमारे चैनल का लेक्चर नंबर 1। और मैं कांस्टेंट जो है चैनल पे लेक्चर वीडियोस डालता रहूँगा किसी न किसी टॉपिक पे, क्लास 11 12 बायोलॉजी के। जो लेवल होगा वो हमारा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देख करके होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इस सारी चीज़ों में कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं क्लास 11 12 के जिनको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, या वो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे उन्हें प्रॉब्लम है, जिन पे उन्हें वीडियो चाहिए, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।